बेटा आओ। तो पब्लिक की डिमांड पर, जनता की डिमांड पर, यहाँ पे कुछ जनताएं बैठी हैं, 4 लोग बैठे हैं टोटल। तो जनता की डिमांड पर, छोटी जनता की डिमांड पर अपन अभी रिवाइज करने जा रहे हैं। क्या रिवाइज करने जा रहे हैं सर? सर हम रिवाइज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11, जो इंस्टीट्यूट ने बहुत ही बेहतरीन चैप्टर बना रखा है, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट का। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर अटेम्प्ट में से क्वेश्चन आते हैं। और सर ये चैप्टर ना हमें परेशान बड़ा करता है। हमें लगता है हमसे लर्न ही नहीं हो रहा। अरे क्यों नहीं होगा बेटा, हम है ना। चलो साहब, सबसे पहले एक बेसिक बात करते हैं यार। एथिक्स का ना एक बेसिक मीनिंग, एथिक्स का ना एक बेसिक मीनिंग अपने को पता होना चाहिए। तो आपको कोई पूछे यार एथिक्स क्या है, तो बोले एक मानसिक स्थिति है जो आपको ये बढ़ावा देती है कि आप अपना काम मॉरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करो। व्हाट इज एथिक? बोले एथिक्स इज अ स्टेट ऑफ माइंड, is a state of mind to act as per moral principles. Ethics वो स्टेट ऑफ माइंड है जो हमें ये बोलती है कि आपको अपना काम मॉरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अच्छा, अब एक पेपर में पूछ ले यार, नीड फॉर एथिक्स क्या है? नीड फॉर एथिक्स क्या है? तो आप यही बोलोगे कि सीए प्रोफेशन की बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत कॉन्फिडेंस है। तो रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस इसीलिए है कि सीए अपना काम एथिकली करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो रिस्पेक्ट बनी रहे, वो कॉन्फिडेंस बना रहे और पब्लिक को सीए के प्रोफेशन पे कॉन्फिडेंस रहे, तो इसलिए एथिक्स से काम करना जरूरी रहता है। तो आपसे कोई पूछे यार ये बताओ नीड फॉर एथिक्स क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे? नीड फॉर एथिक्स क्या होती है? आप बोलेंगे रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट and confidence enjoyed by CA profession, respect and confidence enjoyed by CA profession is dependent on the strictness and scrupulousness with which ethics are complied with। थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज लिख दी ताकि एग्जामिनर खुश रहे। हमने बोला जो हमारे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट है और वो कॉन्फिडेंस है, वो उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना स्ट्रिक्टली और स्क्रूपुलसनेस यानी अलर्टनेस से, सतर्कता से एथिक्स को फॉलो करते हैं। अब पेपर में पता है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने करे भी हैं। पेपर में क्वेश्चन क्या होगा, आपको एक सिचुएशन बना के दे देगा, फिर पूछेगा कि यहां पे कौन सा एथिकल प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ ये बताओ। अभी एथिकल प्रिंसिपल है कौन कौन से बताओ? देयर आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एज अंडर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। अब क्या होता है, अपने को हर एक के कीवर्ड्स पता होने चाहिए। वो कीवर्ड्स आपको मैं गारंटी दे रहा हूं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में होंगे। उन कीवर्ड से आप पकड़ पाओगे कि ये इंटीग्रिटी है या कोई और मैटर है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा अपने नोट्स में। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन से हैं? तो सबसे पहला प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी। देखो इंटीग्रिटी में क्या याद रखना है? इंटीग्रिटी मींस अपना काम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में करना, ऑनेस्ट होना, अपना काम फेयर मैनर में करना। इंटीग्रिटी मींस ऑडिटर अपने आप को एसोसिएट नहीं करेगा किसी भी ऐसी रिपोर्ट से जिसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन है या मटीरियल ओमिशन है। ऑडिटर
will not associate himself, auditor will not associate himself with reports that contain false information, और मटीरियल ओमिशन। बोलो आया नहीं आया? ये तो पहला प्रिंसिपल हो गया। अगला प्रिंसिपल आता है बेटा कि ऑडिटर को अपना काम ऑब्जेक्टिविटी से करना चाहिए। अब क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही है? बोले अगर ऑडिटर ने अपने काम में बायस नहीं किया है, ऑडिटर ने अपने काम में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लाया है, और ऑडिटर ने अपना काम अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी नहीं किया है, तो हम कहेंगे कि उसने अपना काम ऑब्जेक्टिविटी से किया है। तो ऑब्जेक्टिविटी मीन्स अवॉइडिंग circumstances so that it does not compromise judgment of auditor due to bias, conflict of interest, और अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब अगर मेरे काम में बायस भी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं है, तो ये कहा जाएगा कि मैंने अपना काम ऑब्जेक्टिविटी से किया है। अब इंटीग्रिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया। अगला प्रिंसिपल कौन सा आता है? अगला प्रिंसिपल आता है बच्चों, ठीक है, देखते हैं। अगला प्रिंसिपल आता है बच्चों, आपको अपना काम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से करना है। अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब है कि आप अपना काम प्रोफेशनल नॉलेज से करो और स्किल से करो, जो एक काम को करने के लिए जरूरी है। आपको सभी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मीन्स to attain and maintain professional knowledge, based on current technical standards। जो भी स्टैंडर्ड्स अभी बने हुए हैं उनके हिसाब से अगर आप अपना काम प्रॉपर नॉलेज के साथ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपना काम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से किया है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का ही पार्ट है ड्यू केयर, लेकिन मैंने इसको एक सेपरेट पॉइंट में लिख दिया है। ड्यू केयर का मतलब है अपना काम डिलीजेंटली करना। डिलीजेंटली मतलब सिंसियरली करना, केयरफुली करना, थरोली करना, टाइमली करना, मतलब तीन चीजें। ड्यू केयर मीन्स टू वर्क diligently, to work carefully, to work on timely basis। अगर आप टाइमली बेसिस पे चीजें करा रहे हो तो हम कहेंगे अब कि आपने अपना काम ड्यू केयर से किया है। अगला पॉइंट आता है बेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब होता है? क्लाइंट की सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी को जाके नहीं बतानी है। बता सकते हो अगर लॉ ने बोला है बताने को, क्लाइंट खुद परमिशन दे दे बता दो, या कहीं पे प्रोफेशनल ड्यूटी है बताने की तो बता सकते हो। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिडेंशियलिटी? इट मीन्स नॉट टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट टू थर्ड पार्टीज, नॉट टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट टू थर्ड पार्टीज एक्सेप्ट, लॉ ने बोल दिया तो कर दो, रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ बोल देता है करना है तो कर दो, ऑथराइज बाय क्लाइंट
क्लाइंट ने बोल दिया करना है तो कर दो. देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज. कहीं पर प्रोफेशनल ड्यूटी है बताने की तो भी बता सकते हो. क्लियर है. अगला एथिकल प्रिंसिपल आता है जो कि लास्ट है कि आपका प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए. कि आपका प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए. अब कैसे पता लगाएंगे कि क्वेश्चन में प्रोफेशनल बिहेवियर की बात कर रहा है? लॉज से कंप्लायंस होना चाहिए, रेगुलेशन से कंप्लायंस, और ऐसा काम नहीं करना जिससे सीए प्रोफेशन की इज्जत खराब हो. अब क्वेश्चन में कहीं भी देखकर लग रहा है कि प्रोफेशन की इज्जत खराब हुई तो मतलब गड़बड़ है. तो प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या आएगा बताओ? अवॉइडिंग एनी कंडक्ट that brings discredit यानी खराब इज्जत, discredit to the profession. तो ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, एक तो ये सारे आपको आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. इसमें दो बातें हैं. सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस का मतलब याद हो. इंडिपेंडेंस मीन्स judgment of auditor should not be subordinate to the wishes or directions of other persons. फिर अपने को पता होना चाहिए कि एक होती है इंडिपेंडेंस के दो पर्सपेक्टिव होते हैं, सोच होती है. एक इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और एक इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस. इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है कि ऐसी स्टेट ऑफ माइंड, ऐसी सोच कि आप अपना काम इंटीग्रिटी से कर पाओ, ऑब्जेक्टिविटी से कर पाओ और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से कर पाओ. और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस मतलब लोगों को लगना चाहिए मैं इंडिपेंडेंट हूं. तो कोई भी ऐसा रिलेशनशिप या सरकमस्टांस अवॉइड करना है जिसको देखकर ऐसा लगे कि मैंने अपना काम इंटीग्रिटी से नहीं किया, ऑब्जेक्टिविटी से नहीं किया, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से नहीं किया, ये सब कॉम्प्रोमाइज कर दिया है. ठीक है. तो इंडिपेंडेंस में क्या क्या बातें याद रखनी है? इंडिपेंडेंस में क्या क्या बातें याद रखनी है? तो देखो, इंडिपेंडेंस में सबसे पहली चीज इंडिपेंडेंस में कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस क्या चल रहा है? सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बताओ. बोलो. ऑडिटर should not subordinate his judgment to the wishes or directions of other persons. आपका जजमेंट दूसरों के विशेष या डायरेक्शंस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. अब जो ये चीज भी है, इसको हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा. मैं फिर बोल रहा हूं, जो ये चीज भी है हमें इसे दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा. दो पार्ट में कैसे स्प्लिट करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंस के क्या होते हैं? दो पर्सपेक्टिव होते हैं. एक होता है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड. इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मतलब इट मीन्स ऐसी सोच, इट मीन्स स्टेट ऑफ माइंड that allows auditor, it means state of mind that allows auditor to act with, तीन वर्ड याद रखने, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. क्लियर है? फिर एक हो गया इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस. इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस का देसी मतलब क्या है? कि औरों को भी ये लगना चाहिए कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है. तो इट मींस अवॉइडिंग सर्कमस्टांसेस जिससे औरों को लगे which makes other believe
which makes other believe that integrity, objectivity and skepticism are compromised. मतलब मैंने ऐसे सर्कमस्टेंसेस अवॉइड कर दिए जिससे लोगों को ये लग सकता था कि मेरी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और स्केप्टिसिज्म से मैंने क्या करा हुआ है, कॉम्प्रोमाइज करा हुआ है. बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. अब सर, ऑडिटर इंडिपेंडेंटली काम तो करना चाहता है, लेकिन उसकी इंडिपेंडेंस को कई तरह की क्या हो जाती है, थ्रेट्स. तो कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्रेट्स को हाईलाइट कर लो अब. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप सारा चैप्टर बाय चांस नहीं कर पाओ तो भी एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो तो करना है. तो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस में पहली आती है, देखो इसके एग्जाम्पल पढ़ लेना सारे, चाहे लर्न मत करना, पढ़ के जाना. केस स्टडी अगर आएगी तो कोई ना कोई थ्रेट आपको उस पर लिख के दे देगा एग्जाम्पल में जो मैंने पढ़ाई है, और आपसे पूछेगा बताओ कौन सी थ्रेट हुई है. अब सबसे पहला है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ये है कि मेरा क्लाइंट के बिजनेस में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से मैं अपना काम बायस्ड मैनर में कर पा रहा हूं. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मींस फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट. ठीक है, मेन यही है इसमें. फिर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के बाद आती है बेटा अगली सेल्फ रिव्यू थ्रेट. अगली क्या आती है बेटा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट. आपसे कोई पूछे सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या है, वैसे तो नाम से ही क्लियर है कि जो काम हमने किया वही हमें चेक करना पड़ रहा है, पर क्या बोलोगे सेल्फ रिव्यू थ्रेट में आकर? व्हेन जो हमने प्रीवियस जजमेंट लिया है वही प्रीवियस जजमेंट हमें रिव्यू करना पड़ रहा है. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मींस, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मींस previous judgment needs to be reevaluated, by the same professional responsible for that judgment. ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, इसके जो आपको एग्जाम्पल्स बताए गए हैं वो एग्जाम्पल्स एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए, चाहे लर्न करिए मत करिए. एडवोकेसी थ्रेट क्या होती है कि आप क्लाइंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी कोर्ट केस में. क्लाइंट के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, तो या तो उस कोर्ट केस में आप क्लाइंट के विटनेस हैं, क्लाइंट के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, या तो उस कोर्ट केस में आप क्लाइंट के विटनेस हैं या क्लाइंट के लॉयर हैं, तो आप उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि पब्लिक को लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, बायस्ड हो गया, ये तो पार्शियलिटी कर रहा है. तो बोल रहा है एडवोकेसी थ्रेट में आकर व्हेन प्रोफेशनल promotes client's viewpoint, promotes यानी supports client's viewpoint to that extent that his objectivity is compromised. अब क्लाइंट के व्यू पॉइंट को इतना ज्यादा सपोर्ट करो कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी क्या हो गई, कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो हम कहेंगे कि कौन सी थ्रेट हो गई, हम कहेंगे कि एडवोकेसी थ्रेट हो गई. तो कितने थ्रेट डिस्कस हो गए, 5 टोटल, 5 है. कितने डिस्कस हो गए, 3. फैमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट अभी हमारा बचा हुआ है. आगे आइए. ठीक है, ओहो, आइए डिस्कस करते हैं फटाफट. आइए लेट्स स्टार्ट. अच्छा, अब आगे अगली थ्रेड कौन सी आई,
अगली थ्रेट आई बेटा फेमिलियरिटी थ्रेट, अगली थ्रेट आई बेटा फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट क्या होती है कि हमारे क्लाइंट से कुछ क्लोज पर्सनल रिलेशन होते हैं जिसकी वजह से हम उसके प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक रहते हैं, उसके प्रति बहुत ज़्यादा पोलाइट रहते हैं। तो बोलिए फेमिलियरिटी थ्रेट में अकर व्हेन प्रोफेशनल becomes too sympathetic, when professional becomes too sympathetic to client's interest, too sympathetic to client's interest due to close relationship। और लास्ट होता है बेटा इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट में क्या है, क्लाइंट हमें डरा रहा है, क्लाइंट हमें धमका रहा है, हमें बुली करने की कोशिश कर रहा है। इंटिमिडेशन थ्रेट में क्या है, क्लाइंट हमें डरा रहा है, क्लाइंट हमें धमका रहा है, हमें क्या करने की कोशिश कर रहा है, बुली करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो हमें अपना काम ऑब्जेक्टिवली करने से रोक रहा है डरा धमका के। तो अब बोलिए इंटिमिडेशन थ्रेट अकर्स वेयर प्रोफेशनल इज डेटर्ड, प्रोफेशनल is deterred, prevented from acting objectively by client by use of threats like threat of replacement। बोलिए आया। अच्छा पेपर में पूछेगा चलो थ्रेट तो आ गई, बचे कैसे। देखो यार थ्रेट से कैसे बचें, ये बात ना पूरे ऑडिट के सिलेबस में 4 जगह है। चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। उसमें प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का था सेकंड पॉइंट कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट बोला कि ऑडिटर को सारे सर्कमस्टांसेस या रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने हैं जिससे उसकी इंडिपेंडेंस को थ्रेट है, फिर नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं उन थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए या एक्सेप्टेबल लो लेवल पर रिड्यूस करने के लिए, और अगर नहीं करते हैं तो ऑडिट से विड्रॉ करना है। यही बात ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल में भी आएगी और यही बात SQC 1 क्वालिटी कंट्रोल में फिर आएगी। 4 जगह बात लिखी है, तो सिर्फ इस एक जगह पढ़ लो, बाकी जगह स्किप मार दो और सब जगह फिर यही सेम कॉन्सेप्ट लिख कर आइए, कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है। आती है बात समझ में। अगला इश्यू आता है सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। 2 मेन पॉइंट याद रखिए, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है, मैं जो बोल रहा हूं, ऑडिटर will apply procedures, auditor will apply procedures to identify circumstances and relationships that may cause threat to independence of auditor। फिर आप लिखोगे auditor will take necessary steps, to eliminate those threats or reduce them to an acceptable low level, where it is
not possible to do so, comma, auditor will consider withdrawing, auditor will consider withdrawing from the engagement. अब ये टॉपिक मैंने एकदम डिटेल में लिख दिया है, 2-3 जगह जहां आएगा, इसको मैंने चार्ट फॉर्म में नहीं लिखा है, 2-3 जगह जहां भी आएगा वहां के हिसाब से आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। अगला इश्यू आता है बेटा, इंडिपेंडेंस का इश्यू खत्म हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा, अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या बोलता है कि देखो एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। 3 बातें बोले प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में, 3 बातें आती हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में, 3 बातें आती हैं, एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, remaining alert to conditions, remaining alert to conditions indicating fraud or error, critical assessment of audit evidences obtained, critical assessment of audit evidences obtained, clear है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म reduces risk of overlooking unusual circumstances. Professional skepticism reduces risk of unusual circumstances and reduces risk of using inappropriate assumptions. It means remaining alert to, it means remaining alert to contradictory evidences. कहीं पर भी contradictory evidences मिलेंगे आपको अलर्ट होना पड़ेगा. It means remaining alert to questions on reliability of documents, questions on reliability of documents, remaining alert to conditions, remaining alert to conditions indicating fraud, remaining alert to any doubtful situation. बताइए, क्लियर हुआ? जल्दी बताइए. तो यहां पर आकर ये जो चैप्टर है इसका नॉन स्टैंडर्ड बेस्ड कंटेंट, कि जहां पे कोई स्टैंडर्ड नहीं लग रहा था, कुछ जनरल कंटेंट्स थे वो खत्म हो गए. हमने एथिक्स पढ़े, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स पढ़े, इंडिपेंडेंस पढ़ा, पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़े, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस पढ़ी, और उन थ्रेट्स को सेफगार्ड कैसे लगाया जाए वो पढ़ा, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे बात करी. अब इस स्टैंडर्ड में, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी करा था, मैंने आपको बोला था हमें यह पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में कौन से स्टैंडर्ड्स आईसीआई ने रखे हुए हैं. तो आईसीआई ने चैप्टर नंबर 11 में 3 स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, 210, 220 और SQC 1. और मैं फिर बोल रहा हूं,
ऐसे 220 में और SQC1 में क्या फर्क है वो भी आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। बोलो जी बोलो। चले ऐसे 210 करें, आइए। आई एम होपिंग एंड बिलीविंग कि यहां तक का कंटेंट आपको क्लियर होगा। बोले भाई, यहां तक का कंटेंट क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सर है। मोटा मोटी चैप्टर हो गया। इस चैप्टर को लेके भी बच्चों में बड़ा खौफ रहता है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हार्ड नहीं है चैप्टर, हार्ड नहीं है चैप्टर। बताइए, पहले यहां तक क्लियर है?